नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा चुनाव। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। लोकसभा चुनाव के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जालौन पहुंचे, जहां पर उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और इस पावन धरा को नमन भी किया है। जालौन उरई वासियों का हृदय से अभिनंदन भी उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड में सपा बसपा ने कोई विकास का काम नहीं किया है। जालौन के उरई में आयोजित इस चुनावी सभा में उपस्थित जालौन संसदीय क्षेत्र से जुड़े हुए मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, अपनी हस्तशिल्प के लिए और मेहनतकश अन्नदाता किसानों के परिश्रम और पुरुषार्थ की इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए मुझे बताया गया कि पिछले 3 घंटे से आप इंतजार कर रहे हैं। इस भीषण गर्मी में भारतीय जनता पार्टी के लिए आपने जो अपना स्नेह दिखाया है, इसके लिए आप सभी उरई वासियों का, जालौन वासियों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, हमारा जालौन डिस्ट्रिक्ट कालपी के कागज के लिए और जालौन के मटर के लिए विख्यात है और वन डिस्ट्रिक्ट और वन प्रोडक्ट के आधार पर आज ये दोनों चीजें वैश्विक मान्यता को प्राप्त कर। और फिर रायबरेली लोकसभा चुनाव पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने आरक्षण की सीटें नहीं भरी हैं, जो अभी खाली हैं और स्वीकृत हैं। नहीं, झूठ बोलने का सवाल नहीं, क्योंकि जब रिजर्वेशन के सीट ही नहीं भरे आप और जो खाली है, सैंक्शनड है, तो आपका फर्ज होता है कि पहले वो सीट आप भर दे और कम से कम 30 लाख फैमिलीज तो आज ठीक ढंग से रह सकते थे। वो काम भी नहीं किया आपने। 2-2 करोड़ की तो बोले आप, लेकिन कम से कम युवाओं को एक दिन की रोटी खाने के लिए तो आप इंतजाम करके उनको नौकरियां, ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी 2 करोड़ नहीं 1 करोड़ हर साल तो दे सकते थे, वो भी नहीं किए। हर चीज में आप फेल हो गए और आपका रिपोर्ट कार्ड वो भी नहीं बताते। हम बोलते हम काम क्या किया है उस पे वोट मांगो। हमने तो ओपनली बोला हमने तो ये काम किया, आपने क्या काम किया वो बोलिए, हम उसको उत्तर देंगे। अगर जनता कन्विंस हो गई तो आपको वोट देंगे। वो रिपोर्ट कार्ड भी नहीं देते उसमें, तो मैं बोलूँगा कि रिपोर्ट कार्ड के बजाय उसमें सब काटम कूटी करके उनको जो होना उतना ही बोलते। और वह गोरखपुर सीट से इस बार एक अनोखा प्रत्याशी राजन यादव उर्फ अर्थी बाबा चुनावी मैदान में है। राजन यादव ने अपना चुनावी कार्यालय राप्ती नदी के तट पर स्थित शमशान घाट में यह खोल रखा है। तस्वीर आप देख सकते हैं। इस सीट से रवि किशन और काजल निषाद पहले ही चुनावी मैदान में हैं। वहीं सबको लेकर हमारे संवाददाता सुभाष गुप्ता ने राजन यादव से खास बातचीत भी की है, वो देख लेते हैं। राजनीति में सत्ता की चाह नेताओं को क्या से क्या करा देती है। आप देखें एक दिलचस्प तस्वीर गोरखपुर में। आप देखें ये पूरी तरीके से ये शमशान घाट है, जहां पे कोई आना पसंद नहीं करता है। तो उसी समय आता है जब उनके घर में कोई गमी हो जाए या किसी की मृत्यु हो जाए, तब लोग यहाँ पे इस घाट पे आते हैं। लेकिन हमारे एक नेताजी हैं राजन यादव, जो MBA पास हैं और अर्थी बाबा हैं। आपको बताते चलें कि ये प्रधानी से लेके और लोकसभा तक चुनाव लड़ चुके हैं। यहां तक कि CM योगी आदित्यनाथ खिलाफ सांसदी भी लड़ चुके हैं। फिर इस बार यानी कि 2024 में चुनावी ताल ठोक रहे हैं। आइए बात कराते हैं आपको राजन यादव उर्फ अर्थी बाबा। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये बाकायदे शमशान घाट पे कार्यालय बना चुके हैं। अर्थी बाबा बनते चुनाव ऑफिस शमशान घाट। आप देखें ये इनका चुनाव कार्यालय है। बाकायदे ये यहीं पे बैठ के लोगों को अपनी भाषण सुनाते हैं और लोगों को गोरखपुर के बारे में
बताते हैं, गोरखपुर की समस्याओं से लोगों को अवगत करा रहे हैं। और बाकायदे यहाँ पे देखें आप किस तरीके से इनकी वेशभूषा देख लीजिए। बाकायदे ये चुनाव की तैयारी है। ये बाकायदे जो है गोरखपुर से सांसद रवि किशन और काजल निषाद के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। क्या इनकी उद्देश्य है, क्या इनके मुद्दे हैं जनता हित में, जनहित में? आइए अब इनसे बात कर लेते हैं और जानते हैं कि आखिर में इस शमशान घाट पे जहां कोई आना पसंद नहीं करता है, वहां से ये अपना कार्यालय बना चुके हैं। क्या कहेंगे, लोग यहाँ पे आना नहीं पसंद करते हैं। जब किसी के घर में मृत्यु हो जाती है तो लोग यहाँ पे आते हैं और आप यहाँ बाकायदे चुनाव कार्यालय बना लिए। क्या उद्देश्य है सर? बस मेरा शमशान घाट और अर्थी का मेन उद्देश्य है कि ये लोकतंत्र का जनाजा निकल चुका है, क्योंकि भ्रष्ट नेताओं ने आम जनता का कोई सुनते नहीं है। ये भ्रष्ट नेताओं का जनाजा है, ये भ्रष्ट व्यवस्था की जनाजा है और ये भ्रष्ट सदन का जनाजा है, क्योंकि सदन में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं किया जाता। कोई भी सांसद ऐसा काम नहीं जनता के पक्ष में बोलता है कि क्योंकि वो अपनी बातें करता है, एक दूसरे की विरोध करने पे बस लगा रहता है। तो इसीलिए पूरा सदन समझिए शमशान बन गया है, मुद्दों का शमशान बन गया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अर्थी बाबा। ये थे अर्थी बाबा जिन्होंने किस तरीके से बताया कि यहाँ पे उनके मुद्दे क्या हैं। घाट पे यानी कि शमशान घाट पे जहां कोई आना नहीं चाहता, वहां ये क्यों बैठे हैं और उनका मकसद क्या है। बहरहाल इनका मकसद जो भी है ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा, यानी कि 4 जून को वो जब रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा कि शमशान घाट पे अर्थी बाबा की क्या पोजीशन है। बहरहाल अब 4 जून को ही पता चलने वाला है कि जीत का सेहरा गोरखपुर से किसके सर बंधेगा। सुभाष गुप्ता, जनता टीवी, गोरखपुर। तो चलिए बात होगी तमाम खबरों की ताबड़तोड़ अंदाज में। सहारनपुर में दोस्त ने दोस्त की स्कूटी लूटने की रची थी साजिश। पुलिस ने घटना में शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अपराधियों ने महंगे शौक पूरा करने के लिए इस घटना को अंजाम दिया। फतेहपुर में अवैध रूप से बालू खनन करने में जुटे खनन कारोबारी। बालू खदानों में एनजीटी के नियमों की खुलेआम उड़ाई जा रही है धज्जियां। अवैध बालू खनन रोकने पर माइनिंग विभाग पूरी तरह से नाकाम। सहारनपुर में दबंगों ने युवक को जमकर पीटा। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वीडियो में दर्जन भर दबंगों ने 3 युवकों के साथ जमकर मारपीट की। अलीगढ़ में धन समस्या को लेकर महिलाओं ने किया प्रदर्शन। अपर नगर आयुक्त राकेश कुमार यादव को सौंपा है ज्ञापन। नगर आयुक्त ने जल्द से जल्द समस्या का निवारण करवाने का आश्वासन दिया। कानपुर में चोरों ने सूने घर को निशाना बनाया। लाखों की चोरी की घटना को अंजाम दिया। जांच में जुटी है पुलिस। बिजनौर में अज्ञात चोर ने अस्पताल में किया है मोबाइल चोरी। चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद। नूरपुर मार्ग स्थित विवेक हॉस्पिटल का मामला। झांसी में किराना स्टोर में लगी है भीषण आग। भीड़ के चलते लोगों में मची अफरा तफरी। कन्नौज में 3 चरणों की चुनावी ड्यूटी के लिए रवाना हुई है पुलिस फोर्स। लाइन से फोर्स को लेकर रवाना हुई है बसें। जिले में लगभग 500 पुलिस अफसरों और कर्मियों की चुनाव में लगी है ड्यूटी। मैनपुरी में चलती बाइक बनी आग का गोला। बाइक चालक ने कूदकर बचाई अपनी जान। शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है आग लगने की वजह। राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के प्रत्याशी होतम सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज। नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के जूता मारने के बाद होतम सिंह ने वीडियो की थी वायरल। बनारस एक ऐसा शहर जो आध्यात्मिकता के साथ साथ राजनीति में भी ऊंचा दर्जा रखता है और इसी मोक्षदायिनी काशी में स्थापित है बाबा विश्वनाथ धाम का मंदिर, जिसके सीईओ विश्वभूषण के साथ हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की है, वो देख लेते हैं। देखिए, मैं इस समय जनता टीवी की टीम काशी विश्वनाथ धाम, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पुराधिपति के प्रांगण में पहुंच चुकी है और ये बाबा की कचहरी, जो बाबा विश्वनाथ की कचहरी कही जाती है, देखिए ये बाबा की कचहरी है कॉरिडोर धाम के अंदर। यहाँ पे बाबा की पंचायत चलती है। यहाँ सारे देवी देवता बैठते हैं और महादेव की नगरी में पंचायत होती है और डिसीजन लिया जाता है कि इसको क्या दिया जाए। तो अद्भुत नजारा काशी का होता है। काशी के कण कण में शिव का वास है और यहाँ की इकोनॉमिक क्या है और कितना काशी विश्वनाथ
कॉरिडोर धाम उद्घाटन के बाद से बदला है। हमारे साथ बात करने के लिए विश्वनाथ मंदिर धाम के सीईओ मुख्य कार्यपालक विश्वभूषण मिश्रा जी हैं। इनसे आज हम विश्वनाथ धाम के विषय में जानते हैं पहले, उसके बाद विश्वनाथ कॉरिडोर की इकोनॉमिक और काशी विश्वनाथ के पर्यटन में कितना बढ़ावा हुआ। सर पहले तो जनता टीवी में आपका स्वागत है। आपका इस धाम में बहुत बहुत स्वागत है। सर आप मुख्य कार्यपालक सीईओ यहाँ के हैं और काशी विश्वनाथ धाम उद्घाटन के बाद से कितना बदलाव हुआ, और पहले तो यहाँ का महत्व जानना चाहूंगा सर। श्री काशी विश्वनाथ धाम जो है ये बड़ा पौराणिक महत्व है हमारे विग्रह का, भगवान का। यहाँ पर कहानी ये है कि बिंदु माधव जी का एक क्षेत्र हुआ करता था, आनंद का आनंद, जो सदैव आनंद में ही व्यतीत होता था, और बिंदु माधव भगवान विष्णु का स्वरूप था। तो पौराणिक कथा ये कहती है कि बिंदु माधव यहाँ पर अविमुक्तेश्वर महादेव की आराधना करते थे। इसी नाते यह अविमुक्त क्षेत्र था। यहाँ पर अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है अथवा वो देह त्याग होता है तो उसको सीधे मोक्ष प्राप्त होता है, मुक्ति प्राप्त होती है। ऐसी अवस्था में यहाँ पर भगवान महादेव ने जब यहाँ प्रवेश किया और उन्हें यह क्षेत्र बहुत अच्छा लगा, उन्होंने बिंदु माधव से कहा यह मेरा क्षेत्र होगा। तो भगवान बिंदु माधव ने उनसे कहा लेकिन आपका तो महाकाल का स्वरूप है और मेरी काशी वासियों से और काशी धरती से बड़ा मतलब आनंद कानंद से मेरा विशेष स्नेह है, तो इसलिए आप इसमें यहाँ कल्याणकारी स्वरूप में विराजिए और मेरे महादेव मुक्तेश्वर महादेव हैं या यहाँ स्थित रहेंगे। तो भगवान विश्वनाथ ने यहाँ विश्वनाथ स्वरूप में अपने आप को स्थापित किया और यहाँ रहकर वो विश्व का कल्याण करते हैं और फिर ये काशी क्षेत्र के रूप में स्थापित हुआ और मुक्तेश्वर महादेव विश्वेश्वर महादेव के गुरु के स्वरूप में स्थित हैं। सर दूसरा सवाल आपसे ये रहेगा मेरा, आप जहां विराजमान हैं यहाँ शिवलिंगों की कतार लगी हुई है, इस स्थान का महत्व पहले हम जानना चाहेंगे आपसे। काशी में कहते हैं कंकर कंकर शंकर है, तो यहाँ तो प्रत्येक जो धूल का कण है वह भी शिव का स्वरूप लिए हुए है। और हम धाम में बैठे हैं तो यहाँ नहीं तो आपको कहाँ शिवलिंग मिलेंगे, कहाँ विग्रह मिलेंगे। और देखिए हमने सभी जो हमारे विग्रह हैं सबकी प्रातःकाल आराधना पूजा इसका पूरा प्रबंध यहाँ पर है और निरंतर जो है धाम में जो नवाचार हो रहे हैं उसके अंतर्गत सभी का अभिषेक किया जाना, सभी का पूजा किया जाना, सभी उत्सवों का बिल्कुल एकदम उल्लास पूर्वक मनाया जाना, ये परंपरा भी आप देख रहे हैं लगातार प्रारंभ हुई है और चल रही है। तो श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास द्वारा यहाँ का प्रबंधन कार्य किया जाता है। जो न्यास के विद्वान सदस्यगण हैं, यहाँ न्यास में सदस्य होने के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति संस्कृत का विद्वान होना चाहिए, सनातन धर्म का विशेषज्ञ होना चाहिए। यह भी जहाँ तक मुझे संज्ञान है किसी भी मंदिर में न्यास बोर्ड का मेंबर होने के लिए ऐसी शर्त रखने वाला अपना इकलौता न्यास है ये। और यहाँ न्यास के जो हमारे सभापति होते हैं आदरणीय मंडलायुक्त वाराणसी हैं, यह भी एक संयोग है कि हमारे मंडलायुक्त महोदय भी बहुत विद्वान और बहुत ही धर्मपरायण व्यक्ति हैं। तो ऐसे नेतृत्व में काम करने का जब अवसर मिल रहा है तो हम लोगों ने धाम में जो नवाचार हो सकते हैं, सनातन नवाचार, उसका लगातार प्रयोग कर रहे हैं। धाम में लगातार उत्सव मनाए जा रहे हैं। कि कल का जो हमारा गंगा सप्तमी की तिथि थी, यदि आपने विजुअल्स देखे होंगे, हालांकि प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम था, आप लोग बहुत व्यस्त रहे होंगे, आप चाहेंगे तो मैं आज आपसे शेयर करूंगा। गंगा जी के ललिता घाट पर जो प्रथम बड़ा महोत्सव हुआ है गंगा सप्तमी पर, क्योंकि गंगा सप्तमी की तिथि का रिलेवेंस ये है कि उस दिन माना जाता है, सनातन मान्यता है, ब्रह्मा जी के कमंडल से ब्रह्मद्रव के रूप में गंगा जी ने शिव जी की जटाओं के लिए प्रस्थान किया था। तो गंगा उत्पत्ति दिवस होता है वह। और यह भी एक पौराणिक कथा आपको बताऊं कि गंगा रहस्य में कथा आती है कि पांड्य नरेश थे पुण्य कीर्ति। पुण्य कीर्ति जी ने गंगा जी के बहुत बड़े भक्त थे, उन्होंने गंगा जी की तपस्या की। जब गंगा देवी ने उनको दर्शन दिया तो उन्होंने माँ गंगा से कहा कि माँ मैं चाहता हूं कि आपका देवी स्वरूप में रोज दर्शन करूं। तो माँ ने उन्हें बताया कि मैं तुम्हें एक ऐसा रहस्य बताने जा रही हूं जो तुम्हारे माध्यम से समस्त सनातन को ज्ञात होगा। इसके लिए तुम्हें मेरे घर में निवास करना होगा। देखिए यहाँ सर को रोकना चाहूंगा, जो हमारे मुख्य कार्यपालक हैं वह पहले तो शास्त्र का बड़ा अच्छा ज्ञान रखते हैं और जो एनालिसिस है आपकी यहाँ के शास्त्रों पे, जो हमारे धर्मशास्त्र है, सनातन जो कहता है उसकी बड़ी अच्छी पकड़ रखते हैं और उस पर हमारी लगातार सर से चर्चा रहेगी। उसके बाद विश्वनाथ के इकोनॉमिक पे हम बात करेंगे। सर कंटिन्यू प्लीज। जी, तो गंगा जी ने उन्हें बताया कि ये गंगा रहस्य है कि जिस समय गंगा जी ने अपना प्रस्थान किया गंगोत्री यमुनोत्री, गंगोत्री से होते हुए हरिद्वार, ऋषिकेश से हरिद्वार में उतरी, फिर हरिद्वार से और आगे कानपुर आया, जिसको कर्णनगर हमारे परंपरा में कहा गया, फिर प्रयागराज पहुंची। प्रयागराज में यमुना जी की जलराशि में समाहित हो गई तो आकार बहुत बड़ा हो गया। तो बताया कि उसके बाद बड़े विस्तृत भूभाग को स्वयं में समेटते हुए मां गंगा का प्रवाह आगे हुआ और वो काशी की सीमा से आकर टकराई। काशी चूंकि भगवान विश्वनाथ द्वारा रक्षित नगर है तो यहाँ पर भगवान विश्वनाथ ने गंगा जी का प्रवाह अवरुद्ध कर दिया।
तो जो गंगा जी को उतार कर लाए थे सम्राट भगीरथ, तो परेशान हुए मेरे पुरखों की मुक्ति कैसे होगी। तो उन्होंने माँ गंगा से प्रार्थना की, माँ आगे बढ़ो। माँ ने कहा कि यहाँ तो विश्वनाथ जी ने रोक दिया है, तो पुनः प्रार्थना भगवान विश्वनाथ की करनी होगी। तो माँ गंगा और भगीरथ जी ने दोनों ने भगवान विश्वनाथ की प्रार्थना की। तो भगवान विश्वनाथ ने गंगा जी से कहा कि 3 वचन तुम्हें देने होंगे, तब मैं तुम्हें आगे का प्रवाह करने दूंगा। पहला वचन उन्होंने लिया था कि गंगा जी कभी भी काशी में घाटों को क्षतिकारित नहीं करेंगी। और ये इतना आश्चर्यजनक है कि मैं पढ़ रहा था तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए बिल्कुल। आपको भी आप एकदम रोमहर्ष हो जाएगा इसको सुनकर कि जिस समय आप देखिए गंगा जी का जो अप स्ट्रीम है, जहां से आ रही है, प्रयागराज हो गया, कानपुर हो गया, मैदानी क्षेत्र में जब गंगा जी में बाढ़ आती है तो गांव के गांव में समाहित हो जाते हैं। डाउन स्ट्रीम में मिर्जापुर में भी यही होता है, गाजीपुर में भी यही होता है। लेकिन यहाँ जहां आप बैठे हैं काशी में गंगा जी घाटों पर 20-20 फुट 25-25 फुट पानी चढ़ता है और वापस हो जाता है, घाट वैसे के वैसे रहते हैं। दूसरा वचन महादेव ने कहा कि आपको यह देना होगा कि गंगा जी का कोई जलीय जंतु काशी में मानवों को क्षति नहीं कारित करेगा, मनुष्यों को। यह भी आश्चर्यजनक है कि अप स्ट्रीम में आपको प्रयागराज से लेकर कानपुर तक सर्वत्र जो है यह समस्या मिलेगी। कहीं घड़ियाल की समस्या है, कहीं मगरमच्छ की, कहीं कछुए से कॉन्फ्लिक्ट, ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट होता है। डाउन स्ट्रीम में भी होता है, काशी में नहीं होता। और तीसरा वचन महादेव ने लिया कि आपको देवी के स्वरूप में काशी में अपना निवास बनाना होगा। तो देवी के स्वरूप में माँ गंगा काशी में रहती हैं, इस नाते उन्होंने पुण्यकीर्ति से बताया पांडे नरेश से कि मेरा घर काशी है, तुम्हें काशी निवास करना होगा। तो जब गंगा सप्तमी का उत्सव मनाने की बात आती है तो आप सोचिए कि गंगा जी का जो उत्पत्ति का उत्सव है वह सबसे भव्य स्वरूप में कहाँ होना चाहिए? काशी में होना चाहिए। और काशी में भी कहाँ होना चाहिए? भगवान विश्वनाथ ने घर बनवाया है तो भगवान विश्वनाथ के धाम में होना चाहिए। इसी भावना के साथ श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास ने कल बहुत दिव्य आयोजन किया था। अभी भी आप देखें तो संभवतः हमारा वो स्टेज खुला नहीं होगा, फूलों का इतना बढ़िया स्टेज बना था। और सवेरे सवेरे हम लोगों ने गंगा अभिषेकम किया। संध्या काल में मंदिर चौक में गंगार्चनम की संगीत संध्या हुई और यहाँ जो श्रद्धालु आए थे वो थिरक रहे थे। विगत कई दिनों से यहाँ आयोजन लगातार चल रहे हैं, किस तरीके के आयोजन है और किस प्रयोजन से किए जा रहे हैं, पहले तो ये जानना चाहेंगे। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास ने निर्णय लिया है कि प्रत्येक प्रदोष तिथि पर और मास शिवरात्रि पर, माह में 2 प्रदोष तिथियां और मास शिवरात्रि पड़ती है, निर्णय लिया गया कि उन पर कम से कम शिवार्चनम संगीत संध्या का आयोजन किया जाए। क्योंकि मंदिर जो है प्रारंभ से कला और संस्कृति के भी केंद्र रहे हैं, तो कला और संस्कृति का संरक्षण देने का कार्य मंदिरों से होना चाहिए। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर देश के एक प्राचीन धर्मस्थल के आधुनिकीकरण का पहला बड़ा प्रोजेक्ट था। इसके बाद तमाम स्थानों पर आप देखिए आधुनिकीकरण प्रारंभ हुआ है। तो आधुनिकीकरण के साथ ही अपनी प्राचीनता के वैभव और अपनी संस्कृति की अक्षुण्णता को बनाए रखने का कार्य, यह संदेश और यह मार्ग प्रशस्त करने का कार्य भी इसी न्यास को करना होगा, इसी धाम से होगा। इस भावना के साथ यह प्रारंभ किया गया था। कालांतर में इसमें फिर एक और नया अध्याय जोड़ा गया कि जितने सनातन पर्व हैं उन सभी पर आयोजन किए जाएं। और हमारा सनातन धर्म जो है वो इतना व्यापक है, इतना विस्तृत है कि सनातन में इतनी शाखाएं हैं कि मुझे लगता है 365 दिन में अगर वर्ष में होता है तो 300 दिन तो उत्सव के दिन होते हैं, कोई ना कोई 300 दिन उत्सव के होते हैं। अब चलते हैं, क्योंकि सर ने बहुत महत्वपूर्ण चीज बताई कि बाबा विश्वनाथ ने गंगा से 3 वचन लिए और 3 वचन के तहत गंगा यहाँ रहती हैं। किसी मनुष्य को किसी जीव जंतु द्वारा क्षति नहीं होती है। लगातार इन चीजों को जनता टीवी के माध्यम से हम भी दिखाने का प्रयास कर रहे हैं और मुख्य कार्यपालक साहब से हमने बात की और यहाँ का इकोनॉमिकल ग्राफ जाना। एक लास्ट सवाल सर से मैं करना चाहूंगा। सर, फाइनली टच 2024 का क्या रहा? 2024 में तो बहुत अभूतपूर्व हो गया है। हम लोगों ने जो नए नवाचार प्रारंभ किए हैं, लगातार उत्सव बना हुआ है। इस धूप में, गर्मी में, जिसमें आप बैठे हैं मई में, हम लोग यहाँ देखिए कमरे में पंखे में बैठे हैं, पसीना हो रहा है। इस समय हमारे यहाँ बाहर आप देखिएगा हमने जर्मन हैंगर्स इंस्टॉल करके मिस्ट फैन लगवाए हैं अपने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए, नीचे मैट्स बिछाई हैं। लेकिन इसके बाद भी पूरे शहर में हम ऐसा नहीं कर सकते। इस गर्मी में जब आपको कहीं बाहर निकलने के लिए दोपहर में व्यक्ति सोचता होगा, हमारे धाम में जो श्रद्धालुओं के आने का क्रम था 2023 तक जो था, सर्दी के महीनों का भी जो था, वो 1 लाख सवा लाख पर डे की संख्या होती थी। मगर मार्च माह की बात करूं तो 2024 में मार्च माह में 95,36,000 लोग आए। ये तुलना आप करिए 2023 के मार्च माह से, तो 2023 में 34 लाख लोग आए थे। और मार्च माह में 2024 में जब मौसम थोड़ा सा आधे महीने कम से कम ठीक था, तो हमने जो सावन का जो रिकॉर्ड होता है 2023 का, वो भी क्रॉस हो गया है। इस बार देखिए सावन में क्या स्थिति होगी। और अभी जो श्रद्धालुओं के आने के अतिरिक्त एक और आंकड़े की बात मैं आपसे बताना चाहूंगा कि वाराणसी नगर का जो एक्साइज का कलेक्शन है वो 54% ग्रो हुआ है 2019 से 2024 के बीच में, 2023 के बीच में।
जो वाराणसी का जीएसटी कलेक्शन है उसमें 52% की वृद्धि हुई है। उन टैक्स छूटों के बाद है जो कोविड के पश्चात दी गई थी। अगर वो छूट नहीं होता तो कितना ग्रो करता। तो ये लगातार जो इकोनॉमिक्स है वो भी बूम कर रही है। जो हमारे यहाँ श्रद्धालुओं की 2024 की जनसंख्या देख रहे हैं, हमारा जो नया नॉर्मल है वो लगभग 3 लाख व्यक्ति प्रतिदिन का है। जब पहले 3 लाख लोग आते थे तो यहाँ विशेष व्यवस्था करने के लिए हमारा स्टाफ इधर आता था। अब वो स्टाफ नॉर्मली हैंडल कर रहा है, उसको आदत में आ चुका है। तो देखिए बाबा के धाम में अर्थ काम मोक्ष कहा जाता है काशी, ये तीनों चीज की प्राप्ति होती है। अर्थ इकोनॉमिक, रोजगार लोगों को मिल रहा है, व्यवसाय मिल रहा है, आय बढ़ रही है। जो कामना लेके आते हैं बाबा उनकी कामना पूरी करते हैं। मोक्ष की नगरी महादेव के यहाँ मोक्ष तो ऐसे ही बाबा दे जाते हैं। और हमारे मुख्य कार्यपालक साहब की जवानी जनता टीवी पे आपने खास सुनी कि काशी विश्वनाथ धाम से लगातार इकोनॉमी का बढ़ाव हुआ। 54% जीडीपी में बढ़ाव हुआ काशी विश्वनाथ धाम के। पर्यटकों की संख्या जो 1 लाख थी 2 लाख हुई, 2 लाख से 3 लाख हुई। अब 43 डिग्री टेम्परेचर में भी काशी विश्वनाथ धाम में लगभग 3 से 4 लाख श्रद्धालु मंगला आरती के पहर से और देर रात तक काशी विश्वनाथ धाम में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है और दर्शन करते रहते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष के साथ धर्मेंद्र चौबे, काशी विश्वनाथ धाम, जनता टीवी, वाराणसी।